वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं महावीरन। मूवी की शुरुआत में हमें जवान मूवी के एक्टर विजय सेतुपति की आवाज के जरिए महावीरन नाम के कॉमिक कैरेक्टर की एक कहानी सुनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे महावीरन ने एक मायावी तांत्रिक को हराकर राजकुमारी की जान बचाई। फिलहाल मूवी के पहले सीन में हम सत्या को देखते हैं, जो कि एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट है। वही इस महावीरन की कहानियों को लिखता है और उसे डिजाइन भी करता है। वो ये सारी कॉमिक एक न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करने वाले बंदे के लिए लिख देता है और वो सत्या को इसके कुछ पैसे देकर उसमें अपना नाम डाल देता है। फिर ये कॉमिक्स न्यूज़पेपर के पेज कॉर्नर में छापी जाती है। बाकी सत्या के स्वभाव की बात करें तो वो बहुत ही सीधा साधा और थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी है, लेकिन उसकी माँ ईश्वरी काफी ज्यादा निडर है। वो ना तो गलत सहती है और ना किसी और के साथ गलत होते हुए देख सकती है। पर सत्या का कहना होता है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो लड़ने के बजाय थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ईश्वरी अपने बेटे की इस आदत से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसका बेटा उसके पिता के बिल्कुल ही उल्टे स्वभाव का होता है। वो जब इस दुनिया में थे तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आते थे। वो भी ईश्वरी की तरह ना तो खुद अन्याय सहते और ना किसी और के साथ होते हुए देख सकते थे। फिलहाल सत्या अपने बनाए कार्टून्स को न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर चंद पैसों में एक आदमी को बेच कर आ जाता है, जो कि उसमें अपना नाम लिखकर पेपर में छपवा देता है। इसके बाद बस से घर जाते वक्त सत्या की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम नीला होता है और वो सत्या की बनाई हुई कॉमिक्स पढ़ रही होती है। यहाँ सत्या तो नीला को देखता हुए रह जाता है। इस दौरान नीला को किसी का फोन आता है और वो एक नंबर उसी पेपर में लिख देती है। जिसे ऐसा करता हुआ देख सत्या उससे वो पेपर छीन लेता है और कहता है कि आपको पता है कि इसको बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आप इसे इतनी आसानी से बर्बाद कर रही हो। नीला उससे कहती है, तो आपने इस कॉमिक को क्रिएट किया है? फिर वो उस कॉमिक के नाम को पढ़कर कहती है कि आपका नाम सुब्रमणि है क्या? उसके इस बात पर सत्या चुप हो जाता है ताकि उसका सच सामने ना आए, इसलिए वो उस पेपर को लेकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि सत्या स्लम में रहता है तो वहां पर हम एमएलए के खास आदमी भूपति को देखते हैं, जो कि बस्ती के सभी लोगों को उनके घर खाली करने के लिए बोल रहा होता है। जिसके बाद एमएलए सभी को एक बीएचके फ्लैट दे रहा है, जहां उन्हें बिजली, पानी और बाकी सुविधाएं मिलेंगी। अब जैसे ही सब ये सुनते हैं तो वैसे ही सभी बस्ती छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन सत्या की माँ इस घर को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनके यहाँ से काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सत्या उनसे कहता है कि माँ सभी जा रहे हैं तो फिर हम अकेले यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ ईश्वरी सत्या और उसकी बहन का चेहरा देखकर इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो ही जाती है। फिर अगली सुबह जब ये सभी अपना सब कुछ छोड़कर गाड़ी पे बैठते हैं तो इन सभी के सामने ही पूरी बस्ती को पल भर में ढेर कर दिया जाता है, जो मंजर देखकर ईश्वरी रोने लगती है। इसके कुछ देर के बाद ये सभी लोग एक नए इलाके में पहुंचते हैं, जहां अपने सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर सत्या और उसकी बहन काफी खुश होते हैं। बाकी बस्ती वाले भी खुश होते हैं, क्योंकि ये नया घर उनके उस झोपड़पट्टी से तो काफी बेहतर है। सत्या को इस बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर एक फ्लैट दिया जाता है, जिसे जब सत्या और उसकी बहन देख रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनके बाथरूम को एक गुंडा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि उनके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में भूपति के साथ रहता है। यहाँ सत्या उसे कुछ बोलता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना डरपोक है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर ईश्वरी आती है, जो गुंडे की इस हरकत को देखकर उसे समझाने जाती है, लेकिन यहाँ पर भी सत्या उसे संभाल लेता है। अब अगले दिन सुबह सत्या की बहन जैसे ही बाथरूम के दरवाजे की कुंडी छूती है, वो उसके हाथ में आ जाती है। साथ ही खाना बनाते वक्त सत्या और ईश्वरी देखते हैं कि ऊपर से सीमेंट पपड़ी के रूप में निकल रही है, जिस बात पर फिर ईश्वरी को बहुत गुस्सा आता है। पर फिर से सत्या उसके गुस्से को शांत कर देता है कि मार रहने दो। अब जब सत्या अपने पिता की फोटो टांगने के लिए दीवार में जैसे ही कील ठोकने के लिए जाता है, उसके पहले ही वार से उस जगह की सीमेंट बाहर आ जाती है, जिसे जब ईश्वरी देखती है तो वो गुस्से में कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए जाती है। यहाँ सत्या उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी वो एक नहीं सुनती और नीचे जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर कोई इस बात की शिकायत करने के लिए आ गया होता है। जो उसके घर के हाल है वही सभी के घर के हाल होते हैं। फिर उस भीड़ को शांत करने के लिए भूपति तुरंत एमएलए के राइट हैंड और दोस्त प्रामो को कॉल करता है, जो भूपति से कहता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ऐसा दिखाओ कि काम चल रहा है और किसी तरह ये ड्रामा करते हुए इलेक्शन तक उन लोगों को शांत रखो। इसलिए भूपति सभी को झूठा आश्वासन देता है कि तुम्हारे घर का काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। सभी उसकी बात को मानकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद हमें सुनील नाम का एक पैच वर्कर दिखाया जाता है, जिसे भूपति ने रखा है। उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जाता है। लेकिन जब सुनील को इस बिल्डिंग की असलियत पता चलती है
तो वो वापस जाकर कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इस पर उसे बताया जाता है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें लिखा था कि अगर किसी भी वजह से तुम काम छोड़ते हो तो तुम्हें इसके बदले 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। पर क्योंकि सुनील अनपढ़ था इसलिए उसने बिना पढ़े साइन कर दिया था, जिस कारण उसे भी काम पर लगा दिया जाता है। दूसरी ओर सत्या अगले दिन ही जब न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर खड़ा होता है तभी वहां पर नीला आ जाती है और सत्या को सुब्रमणि कहकर बुलाने लगती है। वो कहती है कि मुझे इस न्यूज़पेपर में एक ऐड देनी है, इसलिए मुझे अपने ऑफिस के अंदर लेके चलो। इसलिए वो उसको जबरदस्ती ऑफिस के अंदर लेके जाती है, जहाँ वो सुब्रमणि को देखती है और यहाँ रिवील होता है कि नीला असल में इस न्यूज़पेपर ऑफिस में सब एडिटर के तौर पर काम करती है। वो सारा माजरा समझ चुकी होती है, इसलिए वो सारी सच्चाई अपने सीनियर को बोलकर असली सुब्रमणि को ऑफिस से निकलवा देती है और साथ ही वो कॉमिक बुक आर्टिस्ट के तौर पर वहाँ सत्या को जॉब पर रख लेती है, जिससे वो काफी खुश होता है। वो अब पूरी मेहनत से महावीरन की कहानी लिखता है और उसमें अब वो अपना साइन भी करता है। अब सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा होता है, पर अब धीरे धीरे उसकी कॉमिक्स की कहानी से लोग बोर होने लग जाते हैं। इसलिए नीला सत्या को कहानी बदलने के लिए कहती है। अब सत्या नई कहानी के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में रह रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। कभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो कभी लिफ्ट खराब हो जाती है। वो इन सभी समस्याओं को महावीरन की कहानी में इस तरह से लिखने लग जाता है कि उसमें जो भी इसके खिलाफ करने का उसका मन होता है वो उन चीजों को कॉमिक के हीरो महावीरन से करवा देता है और उसकी ये नई टाइप की स्टोरी भी लोगों को काफी अच्छी लगती है। फिर एक दिन सत्या नीला को अपने घर लेकर आता है, जो कि वहाँ पर पैर रखते ही वहाँ की सारी समस्याओं को देख लेती है। वो समझ जाती है कि सत्या इन चीजों से इंस्पायर होकर महावीरन की स्टोरी बनाता है। वो सत्या से कहती है कि तुम्हें जिस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तुम उन चीजों से इंस्पायर होकर महावीरन की कहानी लिख रहे हो। तो सत्या कहता है कि मैं इन चीजों के खिलाफ या लोगों के लिए नहीं लड़ सकता, मेरे पापा भी ऐसे थे और जब तक वो जिंदा लोगों की भलाई के लिए लड़ते रहे तब तक तो ठीक था, पर आज उनके गुजर जाने के बाद भी दुनिया में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं बस चाहता हूँ कि अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहूं। अब जब दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो उसी वक्त उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर दोनों देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक बच्चे के ऊपर घर की छत का कुछ हिस्सा गिर गया है और वो उससे घायल हो गया है। इस बारे में सभी लोग जब भूपति और बाकी सभी को घेर देते हैं तो उसमें से धनराज नाम का गुंडा कहता है कि बच्चा मरा तो नहीं है ना। ये बात सुनकर नीला उससे कहती है कि मैं तुम लोगों के खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखूंगी, फिर देखना तुम। यहाँ सत्या नीला को तुरंत जाने के लिए कह देता है। वो कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, हम इसको देख लेंगे और तुम प्लीज यहाँ से जाओ। ये बात सुनकर वैसे नीला को काफी बुरा भी लगता है और वो चली जाती है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त सुब्रमणि रास्ते में सत्या को पकड़ के धमकाता है कि अगर तुमने उस कॉमिक आर्टिस्ट की जॉब को नहीं छोड़ा तो कल तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसकी इस धमकी से सत्या काफी डर जाता है और वो ऑफिस जाकर जॉब रिजाइन करने की बात करता है, जिस चीज को सुनकर नीला को भी काफी बुरा लगता है कि सत्या ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सत्या को भी कहा जाता है कि तुम आखिरी बार महावीरन की कहानी का अंत कर दो, उसके बाद तुम रिजाइन दे सकते हो। इसी के साथ नीला भी जब उन बस्तियों वाले के लिए आर्टिकल लिखने को कहती है तो उसे इसकी इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि वो जो कह रही होती है उसका कोई सबूत नहीं होता। उधर घर में धनराज जबरदस्ती सत्या के घर में घुस जाता है और बाथरूम में उसकी बहन को नहाते हुए देखने लगता है। इन सबसे अनजान सत्या महावीरन की कहानी को खत्म करके ऑफिस से रिजाइन दे देता है और जब वो घर आकर देखता है तो पता चलता है कि धनराज जब उसकी बहन को नहाते हुए देख रहा था तो ईश्वरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ईश्वरी को भी बहुत मारा और उनके घर में तोड़ फोड़ कर दी। ये सुनते ही सत्या को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा धनराज के पास उसको मारने के लिए जाता है, जहाँ भूपति उससे कहता है कि लगता है तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन सही सलामत रहे। अब ये बात सुनते ही उसके अंदर की कायरता फिर जाग जाती है और वो धनराज से इसके लिए उल्टा माफी मांगने लगता है, लेकिन धनराज उल्टा उसे धमकाकर वापस भेज देता है। इधर घर में जब वो वापस आता है तो सुनता है कि उसकी माँ ईश्वरी को उससे कोई उम्मीद है ही नहीं। वो कहती है कि इतना कायर होने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते, और ये बात उसके दिल पर चुभ जाती है। वो बिल्डिंग की छत पर आता है जहाँ वो अपने आप से पूछता है कि जिस वीरता को मैं महावीरन की कहानी में दिखाता हूँ असल जिंदगी में खुद वैसा क्यों नहीं बन जाता। उसे अपने आप से सख्त नफरत होने लगती है और वो छत की दीवार पर चढ़कर उसमें से नीचे कूदने वाला होता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और ये उसकी बहन का फोन होता है। उसे देखकर सत्या अपना इरादा बदलता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अचानक से उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिरता है, जिस दौरान उसके सर पर बहुत तगड़ी चोट भी आती है। फिर जब वो होश में नहीं आता तो हमें एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में वॉइस ओवर में सुना था। वो आवाज कहती है कि जल्द ही एक शानदार कहानी की शुरुआत होने वाली है। इसी बीच छत पे सुनील आता है
जो कि सत्या को उस हालत में देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ सत्या की माँ और बहन भी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि सत्या का बच पाना अब मुश्किल है। उसके इतना कहते ही सत्या की पल्स बदलने लगती है और डॉक्टर तुरंत उसे बचाने में लग जाते हैं। यहाँ फिर से वही आवाज आती है जो कहती है कि आज एक कायर की मृत्यु के साथ एक वीर का जन्म हुआ है। और उसके इतना कहते ही सत्या की सांस भी बंद हो जाती है और जब डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं वैसे ही वो अचानक से जाग जाता है। और इस पॉइंट पर डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि आखिर बिना सीपीआर के उसकी सांस वापस कैसे आई। वो देखते हैं कि अब सत्या एकदम ठीक है। जो कुछ देर पहले बेहोश हुआ था वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आराम से जा रहा है। घर आने के बाद जैसे ही सत्या सोने की कोशिश करता है तो उसे वो आवाज सुनाई देती है जो कि अब तक सिर्फ हमें सुनाई दे रही थी। वो आवाज कहती है कि महावीरन को अब लोगों के लिए लड़ना होगा। उनकी जान बचाने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी। सत्या समझ नहीं पाता कि उसे ये आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है। वो अपनी माँ से आकर कहता है कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन जब ईश्वरी आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये आवाजें सिर्फ सत्या को ही सुनाई दे रही होती है। इसी वजह से सत्या ठीक से सो भी नहीं पाता। अब उसे ठीक से ना सोता हुआ देख सत्या की बहन नीला को कॉल करके बुलाती है जो कि सत्या को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाती है। वो सत्या की कंडीशन को देखकर उससे कहती है कि तुम्हें जो आवाजें आ रही हैं वो तुमसे वही बातें कहती है जो तुम पहले से जानते हो। ये एक तरह की दिमागी प्रॉब्लम है जो समय के साथ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर सत्या को नीला के साथ दवाई लेने के लिए भेज देते हैं जहाँ सत्या को वो आवाज दवाई का टोटल बिल बताती है जो कि एकदम सही निकलता है। यहाँ वो डॉक्टर से इस बात को कहता है तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम अपनी उस आवाज से पूछो कि मैंने इस पेपर पर क्या लिखा है, जिसका वो आवाज कोई जवाब नहीं देती। पर वो कहती है कि डॉक्टर के सर पर पंखा गिरने वाला है और अगले ही पल ऐसा ही हो जाता है। डॉक्टर के सर पर पंखा गिरता है और उसको चोट भी आ जाती है। यहाँ मानो सत्या के अंदर किसी तरह की सुपर पावर आ गई हो। अब एक दिन जब सत्या नीला के साथ जा रहा होता है तभी वो आवाज सत्या से कहती है कि जल्दी यहाँ पर महावीरन यमराज की आंखों में आंखें डालकर देखेगा। और ये सुनकर सत्या ये बात नीला को बताता है और उसे तुरंत गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन नीला उसकी बात नहीं सुनती और तभी एमएलए का पोस्टर नीला के चेहरे को ढक देता है, जिसे जैसे ही वो हटाती है तो देखती है कि वो एक्सीडेंट से बाल बाल बची है। थोड़ा सा इधर उधर होता तो गई थी। साथ ही वो एमएलए का पोस्टर सत्या के हाथ में होता है। वो समझ चुका है कि वो अनजान आवाज एमएलए को ही यमराज कह रही है। अब इस इंसिडेंट की वजह से नीला सत्या की बातों पर विश्वास करने लगती है और फिर एक रात ये अनजान आवाज सत्या से कहती है कि ये कहानी वहीं खत्म होगी जहाँ से ये शुरू हुई थी। इस पर सत्या तुरंत ऊपर जाता है जहाँ से वो गिरा था। वो वहाँ पर देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसी दौरान वहाँ पर सुनील आता है तो सत्या अपने इस प्रॉब्लम के बारे में उसे बताता है। वो भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, एमएलए असल में यमराज ही है जो इस खतरनाक बिल्डिंग में इतने लोगों की जान रिस्क पे डाला हुआ है। वो आगे कहता है कि मेरा बस चलता तो मैं उसे कुत्ते की मौत मारता। यहाँ सत्या उसकी बात को सुनकर कहता है कि तुम मुझसे भी बहादुर हो यार। अगले दिन उनकी बिल्डिंग के पास एमएलए भाषण देने के लिए आता है, जिस दौरान वो आवाज सत्या से कहती है कि जल्द ही यमराज और महावीरन का आमना सामना होने वाला है और आज महावीरन उससे युद्ध का ऐलान करेगा। सत्या उसकी इन बातों से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और इस पॉइंट पर एमएलए की एंट्री होती है जो कि अपना भाषण देना शुरू करता है। तभी भूपति देखता है कि सत्या एमएलए के एक पोस्टर पर पैर रखकर खड़ा हुआ है। वो सत्या को पैर हटाने के लिए कहता है तो सत्या देखता है कि वो पोस्टर उसके चप्पल से चिपक गया है, इसलिए वो घिसकर चप्पल निकालने की कोशिश करता है। अब ये देखकर भूपति को लगता है कि ऐसा वो जानबूझकर कर रहा है, इसलिए वो सत्या के पास आ रहा होता है और उससे भागते हुए सत्या भीड़ के बीच में पहुंच जाता है, जहां वो उस चप्पल को जब झटके से निकालता है तो वो उसके हाथ से छूटकर हवा में चली जाती है और सीधे जाके एमएलए के मुंह पर लगती है, जिसके साथ उस आवाज की ये बात भी सच हो चुकी होती है। एमएलए को इस तरह चप्पल लगने की वजह से सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ सत्या को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है और जब इस बारे में सत्या की माँ को पता चलता है तो वो काफी खुश होती है कि मेरे बेटे ने आखिरकार बहादुरी दिखा दी है, क्योंकि पहली बार उसने सत्या को ऐसी बहादुरी दिखाते हुए देखा है। जेल में सत्या एमएलए के खास आदमी से माफी मांगता है और कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो सब कुछ अपने किए का इल्जाम सुनील पे डालकर कहता है कि कल रात इसी ने मुझे एमएलए के खिलाफ भड़काया था। फिर सत्या के कारण बेचारे सुनील को भी मार खानी पड़ती है। यहाँ एमएलए तो तुरंत ही सत्या को मार देना चाहता है, मगर प्रामो उसको रोककर कहता है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। प्रामो सत्या से कहलवाता है कि तुमने जैसे सबके सामने एमएलए को चप्पल मारी उसी तरह तुम मीडिया के सामने उनके पैर पकड़कर माफी मांगोगे, इसके बाद तुम्हें एमएलए माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन मीडिया को लेकर एमएलए सत्या को उसका चप्पल लौटाने आता है,
जहाँ फिर से सत्या को वही आवाज आती है जो सत्या से कहती है कि कुछ ही देर में यमराज जमीन पे गिर जाएगा। ये सुनते ही सत्या एम्बुलेंस बुलाने को कहता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी कही बात सच साबित होती है। वो एमएलए के ठीक होने के बाद भी उसको बचाने के लिए हवा करता रहता है। फैन चलता है, लाइट नहीं आती, खिड़की खोलने लगता है तो वो जाम हो जाती है और जब सत्या खिड़की दम लगाकर खोलने की कोशिश करता है तो बिल्डिंग की खराबी की वजह से वो उड़कर नीचे एमएलए की कार की छत के आर पार हो जाती है और ये देखकर सच में एमएलए का बीपी बढ़ जाता है और वो जमीन पे गिरता है, जिसे जल्दी से उठाकर वहां से लेके जाता है। यहाँ सत्या की इस हरकत पर प्रामो का मानना होता है कि ये सब कुछ सत्या अपने आप नहीं बल्कि किसी के कहने पे कर रहा है। वो एमएलए को भी कोई कदम उठाने से मना करता है, लेकिन एमएलए अब बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो अपने आदमियों से सत्या को जान से मारने के लिए कहता है। और जब एमएलए के गुंडे सत्या को ढूंढ रहे होते हैं तो वो आवाज सत्या को इस खतरे के बारे में पहले ही बता देती है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है वहां उसे चारों तरफ घेर लिया जाता है। यहाँ धनराज सत्या को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी वो आवाज सत्या से कहती है कि तभी महावीरन ने उस गुंडे का पैर पकड़ लिया और सत्या ऐसा ही करता है। वो उस आवाज के कहे अनुसार धनराज को पीछे धकेल देता है, जो देखकर सभी को आश्चर्य होता है कि सत्या ने भला किसी को कैसे मार दिया। अब सत्या जाकर धनराज को सॉरी बोलते हुए उठा देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे और भी लोग आकर उसको घेर लेते हैं। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी सत्या को उस आवाज के कहे अनुसार चलना पड़ता है। जैसे कि जब वो कहती है कि दाएं झुको तो सत्या भी वैसा ही करता है और जब वो कहती है कि बाएं तो सत्या वैसा करता है। इस तरह उसकी बात मानते हुए वो सभी को अकेले ही मार देता है। अब जैसे ये खबर एमएलए को लगती है तो वो तो बिल्कुल बौखला जाता है और मीडिया के सामने अपना आपा खो देता है, जो देख गाड़ी में बैठने के बाद प्रामो एमएलए को बहुत मारता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मैं चला जाता हूँ, जिसे एमएलए रोक देता है और तब पता चलता है कि प्रामो की वजह से ही आज एमएलए इस मुकाम पर पहुंचा है। प्रामो उसके बचपन का दोस्त है और जो वो कहता है एमएलए वही करता है। अब प्रामो खुद सत्या से बात करने के लिए जाता है। वो सत्या को एक बंगला भी ऑफर करता है, जिसके बदले सत्या को एक पेपर पर साइन करने हैं। यहाँ सत्या की माँ तो राजी नहीं होती, मगर सत्या ये करने के लिए राजी होता है। उसे लगातार आवाज सुनाई दे रही होती है और उसके कहे अनुसार ही वो चीजें हो जाती है। कभी साइन करते वक्त पेन नहीं चलती तो कभी हवा से पेपर उड़ जाते हैं। सत्या टॉयलेट में जाकर साइन करता है तो उस पर पानी छू जाता है, जिस कारण सत्या गुस्से में पेपर ही फाड़ देता है और उस आवाज को बुरा भला कहने लगता है। यहाँ प्रामो को भी अपनी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो तुरंत चला जाता है। अब सत्या को अपनी ये गलती सुधारनी होती है, इसलिए वो खुद एमएलए के घर जाकर उससे बात करता है। सत्या के हाथ बांधने के बाद प्रामो उसको अंदर बुलाता है और यहाँ सत्या एमएलए और प्रामो से शेयर करता है कि मुझे एक आवाज आती है और वो जैसा कहती है वैसा सच हो जाता है और मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ तो मुझे मार नहीं खानी पड़ती। यहाँ एमएलए को लगता है कि सत्या उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो सत्या की पीठ के पीछे उसे तलवार से मारने की कोशिश करता है, जिससे सत्या उस आवाज के मुताबिक मूव करके बच जाता है। वो बहुत ही आराम से अपने हाथ खोलने के साथ उस तलवार को उसकी म्यान में डाल देता है। ये देखकर एमएलए और प्रामो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। अब सत्या को ताकत से नहीं हराया जा सकता तो प्रामो उसे दिमाग से हराने की सोचता है। वो सत्या से कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ अगर तुम वैसा ही करोगे तो एमएलए तुम्हें माफ कर देंगे। सत्या उसके कहे मुताबिक टीवी पर अपनी इस आवाज वाली बात को बता देता है, जिससे बिल्डिंग में उसके साथ रहने वालों को जो विश्वास सत्या पे जागा था वो सभी उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन सत्या को खुद से मतलब होता है। इसके बाद प्रामो सत्या को एमएलए के सामने लेकर जाता है, जहां वो सत्या से कहता है कि एमएलए तुमको थोड़ा सा मारेंगे, फिर गुस्सा शांत होते ही तुम्हें माफ कर देंगे, इसलिए तब तक वो आवाज तुम्हें जो भी कहे तुम वैसा ना करना और थोड़ा मार खा लेना। दूसरी तरफ बिल्डिंग वालों का पानी और लाइट काट ली जाती है और उनसे कहा जाता है कि सत्या अगर यहाँ रहेगा तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सभी एकजुट होकर सत्या की माँ और बहन को बिल्डिंग से ही निकाल देते हैं। इधर सत्या उस आवाज को नजरअंदाज करता है, जिस कारण एमएलए उसे बहुत मारता है और एक समय तो ऐसा आता है कि वो आवाज कहती है कि आज फिर से वीर मर जाएगा और कायर जाग जाएगा, जिसके इतना कहते ही वो आवाज बंद हो जाती है। अब वो सत्या को कुछ नहीं बता रही होती है, लेकिन एमएलए ने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी है। उसे ये लोग रोड पर वैसे ही फेंकवा देते हैं, जिसे उस हालत में सुनील देखता है। फिर वो और ईश्वरी सत्या को घर लेके आते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि बिल्डिंग वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। अब बहन को पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है तो सत्या उसे नीला के घर भेज देता है, जिस दौरान नीला उससे कहती है कि ये आवाज तुम्हें आना बंद हो गई है, तुम लोगों के भले के लिए सवाल भी नहीं पूछ सकते। अगर किस्मत तुम्हें एमएलए
एमएलए से लड़वाना चाहती है तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो। सत्या उससे कहता है कि उस आवाज ने मुझे बताया कि आखिर में मैं लोगों को बचाते हुए मारा जाऊंगा। नीला उससे कहती है कि मान लो तुम मर भी जाओगे, तुम लोगों की जान बचाते हुए मरोगे। अब नीला की इस बात के बाद सत्या को याद आता है कि जब एमएलए उसको मार रहा था तो उसने एक फाइल गिरते हुए देखी थी जिसमें बिल्डिंग इंस्पेक्शन के बारे में सारी जानकारी मौजूद थी, इसलिए वो उसको लेने के लिए जाता है। तो वहाँ फिर से उसके सामना धनराज और उसके गुंडों से होता है। यहाँ सत्या उन सभी को ऐसे दिखाता है जैसे कि वो अभी भी उस आवाज को सुन रहा हो। पिछली बार वाली मार सभी को याद होती है तो वो उसको कुछ नहीं करते। सत्या उनके सामने ही उस फाइल को निकालता है तो उसमें कुछ नहीं होता, वो सिर्फ खाली होती है। तभी वहाँ दोबारा से एमएलए की एंट्री होती है जो कि सत्या को आज खत्म करने के मूड में आया है। लेकिन सत्या उससे कहता है कि तुम्हें इलेक्शन जीतना है तो जीतो, मुझे दिक्कत नहीं है, बस तुम उन लोगों की बिल्डिंग को खाली करवा लो क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। दरअसल ये बात सत्या को उसी आवाज ने बताई होती है, इसीलिए वो लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा होता है। मगर एमएलए उसकी बात नहीं मानता, जिस पर प्रामो कहता है कि अगर ये सही कह रहा है और बिल्डिंग सच में गिर गई तो कई लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें बिल्डिंग खाली करवा देनी चाहिए। लेकिन एमएलए तो इस बार उसकी बात तक नहीं मानता और अपनी बात पे अड़ा रहता है, जिस पर प्रामो उसे सबके सामने डांटता है और कहता है कि अभी बिल्डिंग खाली करवाओ। जो बात एमएलए को अच्छी नहीं लगती और वो प्रामो को जान से मार देता है। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सत्या और प्रामो की लाश को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंकवा दो। यहाँ सभी समझ चुके होते हैं कि सत्या को कोई आवाज नहीं आ रही है और वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि एमएलए ने जब सत्या पे हाथ उठाया तो वो खुद को नहीं बचा पाया। अब धनराज और उसके साथी सत्या को समुद्र में फेंकने के लिए आते हैं। यहाँ सत्या खुद ही पैरों में पत्थर डालकर पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो आवाज अगर लोगों की जान बचाना चाहती है तो वो उसे मरने से भी बचाएगी और उसे गाइड भी करेगी। इधर धनराज प्रामो की लाश फेंकने के बाद लंगर उठाने के लिए कहता है, जिसके साथ हम फिर से उसी आवाज को सुनते हैं, जिसके कहे अनुसार सत्या उस लंगर के साथ बाहर आ जाता है और जब वो लोग उसको मारते हैं तो उनसे बचते हुए सत्या अपने हाथ की रस्सी खोलता है और उन सभी को खतरनाक तरह से मारता है। फिर वो बिल्डिंग में जाकर सबको ये बोल के आधी रात को बाहर निकल लेता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, जिस दौरान वहां पर एमएलए आता है और सबसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस पर सत्या एमएलए से कहता है कि अगर बिल्डिंग नहीं गिरेगी तो क्या तुम एक रात के लिए इसमें रह सकते हो। सत्या का ये सवाल सभी को वाजिब लगता है, जिससे बौखलाकर एमएलए अपने आदमियों से सत्या को मार डालने के लिए बोलता है। पर अब तो सत्या के साथ वो आवाज है, वो उन सभी को बड़े आराम से निपटा देता है। बाकी बात रही एमएलए की, तो वो जैसे ही सत्या पर बंदूक तानता है वैसे ही बिल्डिंग के ऊपर लिखे लोहे के अल्फाबेट्स उसके ऊपर गिरते हैं, जिससे एमएलए की तुरंत मौत हो जाती है और उसके मरते ही वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है, जिसमें अब भी एक बच्ची फंसी हुई है, जिसे सत्या जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाकर बचाने के लिए जाता है। उसी दौरान उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उस बच्ची को एक कपड़े में बांधकर बाहर निकालता है, पर खुद नहीं निकल पाता और बिल्डिंग के साथ वो भी ढेर हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सरकार इन लोगों के लिए एक मजबूत और अच्छी बिल्डिंग बनवा रही है। और बात करें सत्या की, तो वो उस हादसे में तो बच गया था, लेकिन बेचारा बहरा हो गया। वो फिर से महावीरन की कॉमिक पर काम करने लग जाता है, जो कि न्यूज़पेपर में छपती थी। अब जब सत्या उसी बच्ची के साथ बैठा होता है जिसे उसने बिल्डिंग के अंदर से बचाया था, तभी एक बॉल तेजी से उसकी तरफ आती है, जिसे सत्या बिना देखे पकड़ लेता है। और हम समझ पाते हैं कि भले ही उसे अब कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन वो आवाज उसके मन में सुनाई देती है, जो कि एक तरह से उसकी सुपर पावर भी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।